हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। क्या ये इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन है? नहीं, हम बायोकेमिस्ट्री का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा एक सेंट्रल डोग्मा एक थ्योरी है जो मेनली वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है, हमारा डीएनए आरएनए में को बनाता है, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और डीएनए से डीएनए का बनना हमारा रेप्लिकेशन कहलाता है। यूकैरियोटिक में मतलब हम लोग में डीएनए से डीएनए का बनना न्यूक्लियस में होता है। डीएनए से आरएनए का बनना न्यूक्लियस में होता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन का बनना साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है पूरी तरह बना हुआ, वहाँ पर डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है और आरएनए से प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म में बनता है, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ये ट्रांसलेशन होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ? राइबोसोम में। कहाँ? राइबोसोम में, ठीक है। जैसा कि हमें पता है एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ये क्या करेगा? जैसा कि हमें पता है डीएनए क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ये हमारा आरएनए का क्या काम करता है? मैसेंजर आरएनए का काम करता है। मतलब ये मैसेज को डीएनए से प्रोटीन तक भेजता है। तो ये बीच में इंटरमीडिएट कौन है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये मेनली कैसे मैसेंजर आरएनए कैरी करता है हमारे इन्फॉर्मेशन को? तो ये कैरी करता है कोडोन की तरह। क्या? कोडोन किससे? क्या से? कोडोन। कोडोन क्या होता है? 3 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो मेनली एक कोडोन बनाता है और एक कोडोन क्या करता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या करेंगे? एक कोडोन का फॉर्मेशन करेंगे और एक कोडोन क्या करता है? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कोडोन होता है ना, वो एमआरएनए पर प्रेजेंट होता है और वही क्या करते हैं? हम रीड करते हैं। हम नहीं, मतलब हमारा जो राइबोसोम है वो रीड करता है और उसको फिर डीकोड करता है, ठीक है। अब मेनली ट्रांसलेशन पे होता क्या है? तो ट्रांसलेशन में क्या बता दिए कि ये क्या करेगा? एमआरएनए को रीड करेगा, उसके बाद में उसको डीकोड करेगा और उससे क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। वही प्रोटीन क्या होता है? ट्रांसलेशन में बनता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए? तो रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। इसमें मेनली 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है? अमाइनो एसिड को एक्टिव करना, मतलब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें क्या होगा? इसमें मेनली 2 चीज़ का ज़रूरत है। एक्टिवेशन मतलब एक्टिव हो रहा है, तो पहली तो एनर्जी चाहिए। तो यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी फॉर्म में। और एक्टिव ये तो अपने आप होगा नहीं, इसको एक एंजाइम चाहिए। तो कौन सा एंजाइम काम आएगा यहाँ पे? अमाइनो एसाइल सिंथेज। कौन सा एंजाइम? अमाइनो एसाइल सिंथेज। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के लिए मेनली 2 चीज़ चाहिए, एक एटीपी, दूसरा अमाइनो एसाइल सिंथेज, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमारा अमाइनो एसिड है, ये हमारा एटीपी है और ये हमारा एंजाइम है। ये तीनों मिलके क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और क्या करता है? एनर्जी निकालता है, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में? तो 2 फॉस्फेरस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या का बनता है? 2 अमाइनो एसिड AAMP प्लस एनर्जी, ठीक है। तो AMP क्यों? क्योंकि इसमें से 2 फास्फोरस बाहर निकल गए हैं एनर्जी निकालने में, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो अमाइनो एसिड प्लस AMP प्लस एंजाइम को मिला के है और इसी को क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या था? एक्टिवेशन करना, वो हो गया। लेकिन ये एक जगह एक्सेप्शन है, जब सब जगह क्या होता है? अमाइनो एसिड को एक्टिव करना पड़ता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड को छोड़ के। उसका क्या नाम है? मिथियोनीन। ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
अब दूसरा काम क्या है? दूसरा है ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत। क्या? ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरत। जो हमारा अमीनो एसिड एक्टिव हो गया है उसको ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफ़र किसके थ्रू करेंगे? एक आरएनए होता है, उसका नाम है tRNA। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र। तो ये मेरे लिए क्या करेगा? ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जो हमारा ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो कौन करता है? tRNA। तो अब क्या होगा? अभी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रही हूँ इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ये ओवरऑल है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स है, ये कह सकते हैं जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, वो क्या करेगा? tRNA से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? tRNA से जुड़ जाएगा। तो किस फॉर्म में जुड़ेगा? जो हमारा tRNA होता है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा ख़राब हूँ, इस तरह का होता है। और जब हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो इस तरह का बनता है। जो हमारा अमाइनो सेल होता है ना, उसमें मेनली 2 मौत होते हैं। ठीक है, एक मौत में हमारा अमाइनो एसिड जुड़ता है और दूसरा मौत में क्या होता है? tRNA जुड़ता है। तो ये जो एंजाइम है वो इस तरह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो tRNA से जुड़ गया इस स्ट्रक्चर पे। tRNA के बारे में बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ पर क्या करेगा? वो अमाइनो एसिड को, जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को है, वो tRNA पे वो डाल देगा। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो तीसरा प्रोसेस होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका? प्रोटीन सिंथेसिस, जो मेनली कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, मैं मेनली बता रही हूँ यूकेरियोट में। ठीक है, तो अगर यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों का बताना है तो दोनों का ही बता देती हूँ। हमारा जो यूकेरियोट है उसमें जो राइबोसोम होता है उसमें 80 सब यूनिट पाए जाते हैं, मतलब मेन जो होता है 80 होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 सेडिमेंटेशन और 40 सेडिमेंटेशन। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70 में पाया जाता है। ठीक है, 70S में। और ये बाद में डिवाइड होता है 50S और 30S में। ठीक है, इतना समझ में। एस क्या है? सेडिमेंटेशन है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है? जो हमारा राइबोसोम है एक उसका बड़ा यूनिट होगा, एक उसका छोटा यूनिट होगा। तो हम अगर यूकेरियोट लेंगे तो बड़ा यूनिट क्या होगा? 60 यूनिट और छोटा होगा 40 यूनिट। लेकिन अगर प्रोकैरियोट लेंगे तो जो बड़ा वाला होगा वो 50 होगा और जो छोटा वाला होगा वो 30 होगा। अब एक बात और याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। ये जो छोटा वाला है ना, इसमें क्या होता है? हमारा mRNA आके अटैच होता है। अब बड़ा वाला क्या होता है? तो बड़ा वाला में मेनली 3 गेट पाए जाते हैं। ये तीनों गेट का नाम याद रखिएगा। कोड बता दिया है, क्या कोड है? अपी। अपी हम दीदी को कहते हैं ना, अपी। जो हमारा ये लार्ज वाला ये राइबोसोम है उसमें 3 गेट प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? अपी। ठीक है, तो इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, APE। ठीक है, इस तरह से आपको बेसिक हमारा समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो हमारा ट्रांसलेशन है उसमें क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कैसे? तो इसमें mRNA को टेम्पलेट समझते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में किसको हम टेम्पलेट कर रहे थे? DNA को टेम्पलेट समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि इसका कॉपी हो रहा था। टेम्पलेट उसको कहते हैं जिससे कॉपी होता है। तो अभी कौन सा टेम्पलेट है? mRNA, क्योंकि mRNA का कॉपी होगा और प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, मतलब mRNA का कोडिंग होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये मेनली होता कहाँ है? तो राइबोसोम में होता है। इसमें मेनली कितने RNA का ज़रूरत होता है? तो इसमें 3 RNA का ज़रूरत होता है, tRNA, rRNA और mRNA। tRNA का फुल फॉर्म ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, rRNA का फुल फॉर्म राइबोसोमल RNA और mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर RNA। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें मेनली 2 कोडॉन यूज होते हैं। एक होता है स्टार्ट कोडॉन, एक होता है स्टॉप कोडॉन। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन किसको कहते हैं? AUG को, जो मिथ्योनिन कहलाता है। स्टॉप कोडॉन 3 होता है, UAA, UAG, UGA। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। DNA से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा
तीन, या तो RNA बनेगा या mRNA बनेगा या tRNA बनेगा। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, जो mRNA है ये क्या करता है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। एम से ही होता है मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA का क्या काम है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ये क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। tRNA का क्या फुल फॉर्म है, ट्रांसफ़र RNA। ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड को लाने का काम करेगा। rRNA क्या नाम है, राइबोसोमल RNA। ये क्या करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो मेनली tRNA, rRNA और mRNA का क्या क्या काम हुआ। mRNA क्या करेगा, अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करेगा, tRNA ट्रांसफ़र करेगा और rRNA पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इस तरह हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए क्या है, ये अमाइनो एसिड है। क्या है ये, अमाइनो एसिड है जो mRNA में प्रेजेंट है A5 to 3 में। ठीक है, अब ये हमारा मिथ्योनिन का N टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है। तो जो सबसे पहले ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, AUG से, क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन है। और ख़त्म कहाँ पे होगा, 3 जगह पे होगा, UAG, UAA, ये UGA पे। ठीक है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है किसके द्वारा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के द्वारा। जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के द्वारा होता है। क्या के द्वारा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो अब इसमें मेनली 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्री इनिशिएशन, जिसमें हम देखेंगे कैसे tRNA चार्ज होता है। इसमें हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को एक्टिव करेंगे और वो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को tRNA पे क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा tRNA चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ करेंगे। इनिशिएशन में क्या करेंगे, हम लोकेशन खोजेंगे कि कहाँ पर हमारा स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इलोंगेशन करेंगे, आगे बढ़ते जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाएगा। टर्मिनेशन मतलब कि अब जो प्रोटीन से पूरी तरह पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है तब उसको कैसे टर्मिनेट किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। इसमें मेनली स्टॉप कोडॉन हेल्प करता है और 3 R फैक्टर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब सबसे पहले प्री इनिशिएशन में जैसे स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्या किया जाता है, पहले एक्टिव किया जाता है किसको, तो अमाइनो एसिड को, सिर्फ एक अमाइनो एसिड को छोड़ के, जिसका नाम है मिथियोनिन। क्या नाम है, मिथियोनिन। ठीक है, तो उससे पहले हम एक एंजाइम यूज करते हैं। एंजाइम का क्या नाम था हमारा, अमाइनो असाइल सिंथेज। क्या, अमाइनो असाइल सिंथेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए, एक एंजाइम लाए जो अमाइनो असाइल सिंथेज है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये हमारा है अमाइनो असाइल सिंथेज। इसमें जो एक होता है ये होता है किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए, और दूसरा जो होता है वो होता है tRNA के लिए। ठीक है, यहाँ तक पूरी तरह समझ गए। अब जब हमारा जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड क्या होगा, अमाइनो एसिड ATP को क्या करेगा, यूज करके इस असाइल अमाइनो एसिड में जुड़ जाएगा और क्या का फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और यही बाद में क्या करता है, tRNA में अटैच करके अमाइनो एसिड को tRNA पे दे देता है। तो tRNA के कौन सा देश पे देगा, तो 3 देश पे देगा। ठीक है, ये तो आगे है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा अमाइनो एसिड है और ये क्या है, ATP है। क्या है ये, ATP। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिए। ये क्या है, हमारा राइबोस शुगर है। ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। और ये क्या है, 3 पेप्टाइड है। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनाइल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो 3 फॉस्फेट है इसलिए ट्राइफॉस्फेट कर दिया, और ये एडिनिन नाइट्रोजन बेस है इसलिए एडिनाइल। और ये मेनली है क्या, ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब क्या है, इसको एक्टिव करना है। ठीक है, एक्टिव करते हैं। तो एक्टिव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है ATP, इससे हमारे क्या करना पड़ेगा, 2 फॉस्फेट को बाहर निकलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, इसको AMP बनाना होगा। AMP बन जाएगा कैसे, तो जब ये अमाइनो एसिड से जुड़ेगा
तो 2 ATP बाहर निकल दे जाएगा और एक फॉस्फेट क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजन से जुड़ के एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहा जाता है एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है एडेनिन और ये क्या था, अमाइनो एसिड था। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है, क्या होता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, एक तरफ COOH होता है, एक तरफ H होता है, एक तरफ R होता है, एक तरफ NH2 होता है। क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है? हाँ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडिनाइलेट अमाइनो एसिड। ठीक है, अब क्या है, अब ये किस एंजाइम की मदद से, तो वही असाइल सिंथेज की मदद से। अब देखिए tRNA में एक आर्म होता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर आर्म, जहाँ पर 3' पे क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है और यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड आके जुड़ गया। जब एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जुड़ जाता है तो यह जो हमारा AMP है वो बाहर निकल जाता है और ये मेनली होता किसके द्वारा है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेज। अब ये जो एक्टिवेटेड tRNA है वो क्या करेगा, mRNA में आके जुड़ जाएगा। तो mRNA के बारे में पहले जानते हैं। ये जो हमारा mRNA है, क्या इसमें सभी पाथ क्या होंगे, ट्रांसलेशन होंगे? नहीं, इसमें कुछ रीजन जो होता है वो होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, जैसे कि हमारा ये कोड है, ये इसमें तो AUG स्टार्टिंग में ही आ गया है, लेकिन मान लीजिए ये हमारा क्या है, mRNA है, तो इसमें हमारा tRNA यहाँ पर आके जुड़ गया। ठीक है, अब tRNA यहाँ, ये एक्टिवेटेड tRNA है। एक्टिवेटेड tRNA किसको कहेंगे, जब एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड आके उससे ज्वाइन कर देगा। तो मान लीजिए कि ये आ गया ऐसा जगह जहाँ पर अनट्रांसलेटेड रीजन है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा? नहीं, ये आगे की ओर बढ़ेगा और सर्च करेगा मिथियोनिन को। ठीक है, किसको, मिथियोनिन को, जो मेनली क्या है, हमारा स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, ये यहाँ पर सर्च करके आगे पहुँच गया। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा tRNA के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि tRNA के बारे में आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा tRNA है ना, अगर उसको 2 डायमेंशनल में देखें तो उसका स्ट्रक्चर क्लोव लीफ की तरह होगा, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल में देखें तो एल स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, तो अगर 2 डायमेंशनल में देखें तो ये कैसा दिखेगा, इसका 4 बाजू होंगे। कितने बाजू, 4 बाजू होंगे। ठीक है, तो चारों बाजू को देखते हैं। तो ये 4 बाजू कैसे बनता है, तो जो हमारा mRNA है ना, इसमें कुछ पार्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कुछ अनकॉम्प्लीमेंट्री, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ अनकॉम्प्लीमेंट्री। जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो क्या करते हैं, आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला क्या होता है, जो अनकॉम्प्लीमेंट्री होता है वो यहाँ पर 3' कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। फिर ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला अनकॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट है। ठीक है, जो पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया वो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, और जो पार्ट अनकॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि वो बेस पेयर के साथ नहीं ज्वाइन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के से, तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपको समझ में आ गया हमारा tRNA किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ पार्ट क्या है, ट्रांसलेशन हो रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। जो 3' वाला पार्ट है वो थोड़ा आगे ऊपर रहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसलेशन वाला नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट है वो वाला पार्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसको क्या कहते हैं, 3' कहते हैं, इसको 5' कहते हैं। यहाँ पर 3' पे क्या आता है, हमारा अमाइनो एसिड आता है। ठीक है, इस जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे T-C। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। क्यों, जो mRNA होगा उसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसका अपोजिट इसमें होगा। जैसे यहाँ पे AUG है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, A का क्या होगा, U का क्या होगा, A, G का क्या होगा, C प्रेजेंट होगा। और जैसे ही ये इसका कोड मिलेगा mRNA पे, ये जाके उस पर अटैच हो जाएगा। तो इसके जो mRNA प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। इसलिए tRNA पे जो प्रेजेंट होता है उसको एंटीकोडॉन, और इसी को क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन आर्म कहते हैं।
ठीक है, या एंटिकोडॉन लूप कहते हैं। ये वाला जो लूप है उसको कहते हैं डी लूप। इसी पे हमारा क्या होता है, एसाइल सिंथेस है उसका एक पार्ट यहाँ पर अटैच होता है टीआरएनए से और एक पार्ट यहाँ पे, और अमीनो एसिड 3' पे वो दे देता है, 3' पे वो दे देता है। तो आपको टीआरएनए का समझ में आ गया। इसमें मेनली 4 लूप होते हैं। कितने लूप? 4 लूप होते हैं। एक में यहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ता है, ये क्या है, टी आर्म है, ये है एंटिकोडॉन आरएनए, यही क्या करता है, मेनली एमआरएनए से आके जुड़ता है, और ये क्या है, डी आर्म है, इसी पे क्या होता है, हमारा जो असाइल सिंथेज एंजाइम है वो यहाँ पर आके जुड़ता है और अमीनो एसिड देता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप तो पूरी तरह समझ गए, ये भी समझ गए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जैसे UAC है तो इसका कोड क्या होगा, खुद से समझिए। U का क्या होता है, A का क्या होता है, U, C का क्या होता है, G। तो जहाँ पर भी ये मिल गया वहाँ पर क्या होगा, हमारा टीआरएनए आके अटैच हो जाता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब AGA है, ठीक है, तो AGA का क्या होगा, A का क्या होता है, U, G का क्या होता है, C, A का क्या होता है, U। तो ये जो सेकेंड वाला टीआरएनए है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ये सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे जो एंटीकोडॉन और कोडॉन एक दूसरे से आके जुड़ता है, ये सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इनिशिएशन फेज में बस यहाँ तक ही होता है कि जो हमारा टीआरएनए है वो एक्टिव होगा, ठीक है, और क्या करेगा, एमआरएनए पे आकर जुड़ जाएगा। यहाँ तक ही इनिशिएशन हुआ। इससे आगे का पार्ट जैसे कि ये आगे आगे जाएगा, इसको क्या कहेंगे, इलॉन्गेशन कहेंगे। तो इलॉन्गेशन में मेनली कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो ये जो हमारा टीआरएनए आके जुड़ रहा है ये मेनली 3 गेट पे आके मिलता है, और वो कहाँ पर होता है, तो लार्जर साइट होता है किसका, राइबोसोम का। राइबोसोम का 2 पार्ट होता है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में हमारा एमआरएनए आके जुड़ गया और लार्जर सब यूनिट में क्या हो गया, टीआरएनए आके बैठ गया। तो ये मान लीजिए हमारा स्मॉलर सब यूनिट है, ये हमारा लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। स्मॉलर सब यूनिट पे कितने गेट, लार्जर सब यूनिट पे कितने गेट होते हैं, 3 गेट होते हैं। क्या तीनों गेट का नाम था, अपी, APE, अपी, लिख दीजिए APE। जो सबसे पहला अमाइनो एसिड रहेगा वो आके जुड़ेगा P पे, ये याद रख लीजिए, ये मूल मंत्र है। जो सबसे पहला अमाइनो एसिड रहेगा P पे रहेगा, और उसके बाद जितना भी अमाइनो एसिड रहे वो सब आके जुड़ेंगे A पे। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला अमाइनो एसिड या सबसे पहला जो टीआरएनए है वो कहाँ आके जुड़ता है, तो P गेट पे मिलता है, और उसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड या टीआरएनए कह सकते हैं वो आके आता है A साइट पे। ठीक है, और जब वो A साइट पे जुड़ेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको क्या कहेंगे, GTP। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि पहला आ गया टीआरएनए और मिथियोनिन पे ऐड हो गया, क्योंकि मिथियोनिन ही क्या है, अस्टार्ट कोडॉन है। दूसरा अमाइनो एसिड आ गया और वो जुड़ गया यहाँ पर A गेट पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है, जो हमारा एक एंजाइम है जिसको क्या कहते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इसके बाद ये जब तीसरा गेट पे जाएगा ना, कौन, P वाला अमाइनो एसिड इस पे गया, तो क्या करेगा, ये अपना मिथियोनिन दे देगा किसको, AGA को। तो जब P वाला इस E वाला गेट पे आएगा तो ये जो A वाला है वो इस गेट पे आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 1 2 3 करके देखती हूँ। ये 1 है, 2 है, जो अगला आएगा वो 3 समझ लीजिए। ठीक है, ये 1 वाला कहाँ चल जाएगा, एग्जिट गेट पे। ठीक है, और इसका अमाइनो एसिड क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, और 2 वाला कहाँ पे आ गया, P गेट पे आ जाएगा। तो क्या करेगा, ये जो सेरीन और मिथियोनिन है ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तीसरा अमाइनो एसिड फिर कहाँ जाएगा, P पे जाएगा, P से E पे जाएगा। E पे जैसे ही जाएगा इसका भी अमाइनो एसिड फ्री हो जाएगा और फिर ये जुड़ जाएगा। किस एंजाइम की मदद से जुड़ता है, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ऐसे ही बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे जुड़ते जा रहा है। जो पहला था AUG वो टीआरएनए निकल गया, और जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड था वो यहाँ पर जो P वाला है जो कहाँ से आया था, A से आया था, उस पर आके जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस होते रहता है और ये प्रोसेस चलते रहता है। तो क्या इसमें हमारा एमआरएनए आगे बढ़ता है या जो राइबोसोम का लार्जर यूनिट है वो आगे बढ़ता है, तो इसमें राइबोसोम आगे बढ़ता है, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है,
अब इलॉन्गेशन हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एग्जिट गेट से टीआरएनए बाहर निकल जाता है, किसको, अमाइनो एसिड को छोड़ के, और वो अमाइनो एसिड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की मदद से जुड़ते जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाता है। ऐसे ऐसे करते करते वो कहाँ पहुँच गया, लास्ट में पहुँच गया। लास्ट में क्या है, हमारा स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। क्या है, स्टॉप कोडॉन है, जो मेनली 3 स्टॉप कोडॉन होता है। वहाँ पर पहुँचते ही स्टॉप कोडॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे कोई भी इसका एंटी कोडॉन नहीं होता है। और इसमें यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होते हैं, आर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आर फैक्टर, ठीक है। देखिए आर फैक्टर प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो हमारा स्टॉप कोडॉन है, इसको स्टॉप कोडॉन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ही आर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये किसी से भी एंटीकोड से जुड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेशन होते ही क्या होगा, एक झटका की तरह लगेगा और हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो टीआरएनए से अलग हो जाएगा। देखिए अलग हो गया। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, यही हमारा क्या है, प्रोटीन है। और इसी तरह हमारा ट्रांसलेशन के थ्रू क्या हो गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें एमआरएनए क्या बना, टेम्पलेट, क्योंकि एमआरएनए के थ्रू ही क्या हो गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें स्टार्टिंग कोडॉन क्या था, मिथियोनिन AUG, और इसका इंड प्रोडक्ट क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। और ये होता कैसे है, ट्रांसलोकेशन के थ्रू। जो हमारा लार्ज यूनिट है वो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ते रहेगा। एमआरएनए नहीं बढ़ता है, ये क्या बढ़ता है, राइबोसोम बढ़ता है, जिसके कारण इसका क्या नाम रखा है, ट्रांसलोकेशन। जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किस एंजाइम की मदद से होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और जब टर्मिनेशन होता है उस समय स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप कोडॉन पर ही क्योंकि वहाँ पे आर फैक्टर होता है। आर फैक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर, जिसके कारण जो हमारा ये टीआरएनए ज्वाइन करते जा रहा है, एमआरएनए के साथ कोड बनाते जा रहा है, वो वहाँ पर नहीं बन पाता। एक झटका से क्या होता है, अमाइनो एसिड अलग हो जाता है टीआरएनए से, और वही अमाइनो एसिड जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वही प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ट्रांसलेशन खत्म हुआ। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।